नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए लर्निंग क्लासेज में आपका। आज की क्लास 10th विज्ञान हिंदी वर्ग के लिए 8वां जो अध्याय है उसके बारे में अंतिम क्लास छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, तो अंतिम क्लास जो है वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले ये पार्ट जो है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कार्बन और उसके विभिन्न यौगिकों के बारे में, उसमें कार्बन परमाणु जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर कार्बन के जो विभिन्न अलग अलग प्रकार के यौगिक होते हैं उनके बारे में पढ़ा। कार्बनिक यौगिकों में खास तौर से हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन यौगिकों की जो 3 श्रेणियां हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में कुछ विशेष कार्बनिक यौगिक और कार्बन के अपर रूप जो है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। विशेष कार्बनिक यौगिकों में जैसे हमने पढ़ा था सीएनजी या संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, उसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में हमने पढ़ा था इनके अंदर पाए जाने वाले जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक होते हैं वे, और फिर उसके बाद में हम लास्ट में पढ़ रहे थे बहुलक किन्हें कहते हैं ये हमने पढ़ा था। छोटी छोटी इकाइयां या छोटे सरल कार्बनिक यौगिक जो हैं वो आपस में मिलकर जटिल लंबी श्रृंखला और उच्च अणु भार वाले यौगिक बनाते हैं जिन्हें हम बहुलक कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं या प्रकृति से प्राप्त होते हैं, संश्लेषित जिन्हें मानव द्वारा तैयार किया जाता है। संश्लेषित बहुलकों में 3 विशेष श्रेणियां जो है वो हमने पढ़ी थी। पहले संश्लेषित रबड़ के बाद में संश्लेषित रेसे जिसमें नायलॉन, टेरिलीन और रेयॉन, इनके बारे में पढ़ा। अब इसके बाद में हम संश्लेषित बहुलकों की तीसरी श्रेणी यानी प्लास्टिक जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 4 प्लास्टिक जो हैं वो अपने पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो है वो है पॉलीथीन। ये जितने भी बहुलक हैं प्लास्टिक बहुलकें जिनमें पॉलीथीन है या पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC है या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है या फिर स्टाइरीन है, इनके जो एकलक होते हैं उनका नाम आप ध्यान में रख लें। पॉली शब्द हटा दें तो इनके एकलक का नाम आ जाता है। जैसे पॉलीएथीन, इसका बहुलक, ये बहुलक है, इसका एकलक होता है एथीन। पॉलीवाइनाइल क्लोराइड या पॉलीविनाइल क्लोराइड भी इसको बोलते हैं, इसका एकलक जो है वो पॉली शब्द हटा दिया तो विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। इसी तरह से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ये बहुलक है एक्रिलोनाइट्राइल का, या कह सकते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का जो एकलक है वो एक्रिलोनाइट्राइल है। और पॉलीस्टाइरीन, ये बहुलक है किसका? स्टाइरीन का। अब इनकी संरचना वगैरह जो है वो कैसे होती है या ये संश्लेषित कैसे होते हैं, कैसे तैयार होते हैं, उनकी जो क्रिया है, अभिक्रिया, उसको ध्यान में रखना है। इसके लिए केवल पॉलीथीन को ध्यान में रख लें, ये एथीन का बहुलक है। और एथीन का जैसे आप सूत्र जानते हैं, एथ यानी कितने कार्बन है? 2, और इन यानी उनके बीच में क्या? द्विबंध, फिर संयोजकता पूरी कर दी हाइड्रोजन से। तो एथीन का अणुसूत्र ये होता है CH2CH2। एथीन के बहुत सारे अणु जो है वो एक साथ ले लिए और उनका जब बहुलीकरण करवाया तो उससे पॉलीएथीन बनेगा या पॉलीथीन बनेगा। और ये बनेगा तो इसमें जो डबल बॉन्ड या द्विबंध है ये तो हट जाएगा और दोनों और इसके एक एक बंध जुड़ जाएगा। ये एक एथीन अणु, उसके आगे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, इस तरह से हजारों लाखों अणु आपस में जुड़ जाते हैं। यानी N अणु जितने हमने लिए हैं वो इसमें जुड़ गए। इससे ये एथीन था, ये बन गया पॉलीथीन या पॉलीएथीन। एक इसका उपयोग जो है वो ध्यान में रख लोगे। पॉलीथीन, प्लास्टिक की जो थैलियां आती हैं बाजारों से, सामान वगैरह हम खरीद कर लाते हैं पैकिंग के लिए, पॉली बैग जिनको कहा जाता है, वो बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा खिलौने वगैरह जो होते हैं वो प्लास्टिक के खिलौने जो हैं वो पॉलीथीन से बनाए जाते हैं। इसके अलावा पाइप हैं, ट्यूब हैं, ये बनाने के लिए भी पॉलीथीन काम में ली जाती है। फिर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें यदि हम देखें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड ये पॉलीथीन जैसा ही है। पॉलीथीन में ये था CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से एक H हट जाए और उसकी जगह पर जुड़ जाए समूह है Cl, तो ये विनाइल क्लोराइड हो गया। विनाइल क्लोराइड के N अणु हमने लिए, बहुलीकरण करवाया तो संरचना ये बन गई CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। ये एकलक है, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा, यहाँ पर बॉन्ड आ गए, ये बन गया
पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसे शॉर्ट में PVC भी कहते हैं। P यानी पॉली, V यानी विनाइल, C यानी क्लोराइड। तो PVC या पॉलीविनाइल क्लोराइड, कई बार PVC का पूरा नाम पूछ लेते हैं तो जरूर से याद रखोगे पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है और ये विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है। उपयोग वगैरह के अंदर यदि हम देखें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है इसका उपयोग जो है वो पाइप बनाने में या जूते जो होते हैं उनके सोल तले जो है वो बनाने में काम में लिया जाता है। स्लीपर जो पहनते हैं हम पैरों में चप्पलों के रूप में वो बनाने में, या फिर बैग है, रेनकोट है, खिलौने हैं, ये बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में तीसरा जो प्लास्टिक बहुलक है वो है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ये एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है और एक्रिलोनाइट्राइल ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है, इसमें Cl समूह बना तो आया विनाइल क्लोराइड और H हट जाए, इसकी जगह साइनाइड समूह है CN बोलते हैं इसको, ये जुड़ जाए तो बनता है एक्रिलोनाइट्राइल। इसके N अणु लिए बहुलीकरण करवाया, CH2 डबल बॉन्ड CHA CN डबल बॉन्ड हटा, सिंगल सिंगल बॉन्ड दोनों और आ गए, ये बन गया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जिसे शॉर्ट में PAN भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम एक्रिलोनाइट्राइल इसका दूसरा नाम ओरलोन भी होता है, इसे ओरलोन भी कहा जाता है जो एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक होता है। इसका एक नाम और भी होता है, इसे वाइनाइल साइनाइड भी कहते हैं। ये विनाइल क्लोराइड था, ये विनाइल साइनाइड है, तो इसका दूसरा नाम है पॉली, अंग्रेजी में ले देता हूं, पॉली वाइनाइल साइनाइड भी होता है। अब इस आधार पर इसे PVC कहेंगे, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं हो इसलिए ये नाम आपको ध्यान में नहीं रखना है। PVC का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड से ही होगा, पॉलीविनाइल साइनाइड से नहीं होगा। इसे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के नाम से ही ज्यादा जाना जाता है, यानी इसका शॉर्ट नाम जो है वो होता है PAN, पान। फिर है पॉलीस्टाइरीन, ये स्टाइरीन का बहुलक है और स्टाइरीन जो है वो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एथीन, Cl जुड़ा विनाइल क्लोराइड, CN जुड़ा एक्रिलोनाइट्राइल और C6H5, चाहे तो ये जुड़ा हुआ दिखा दें या ये संरचना इसके बनाते हैं तो वो स्टोर से बनाते हैं, ये बेंजीन समूह है, बेंजीन समूह है, इसके साथ में जुड़ जाए तो ये स्टाइरीन है। इस तरह से ये स्टाइरीन बना, इसका बहुलीकरण करवाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5 या बेंजीन, द्विबंध हटा, एक एक बंद दोनों ओर जुड़े, ये बन गया पॉलीस्टाइरीन। तो इस तरह से पॉलीस्टाइरीन का निर्माण हो जाता है। पॉलीस्टाइरीन जो है ये ऊन जैसा होता है, प्रकृति में यदि देखा जाए तो ऊन जैसा होता है, इसलिए इसके ऊन जैसे कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं और उनका उपयोग स्वेटर वगैरह बनाने में किया जाता है। प्राकृतिक ऊन की जगह पर मिलावट वगैरह के रूप में इसके जो रेशे हैं वो मिलाए जाते हैं और स्वेटर वगैरह बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चाय के कप हैं, बोतल जो होते हैं उनकी जो कैप आती हैं, ढक्कन आते हैं, रेफ्रिजरेटर के पार्ट आते हैं, वो बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इस तरह से विभिन्न प्रकार के यौगिक जो हैं या प्लास्टिक बहुलक जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। इस तरह से अपना ये चैप्टर जो है वो इसी के साथ में पूरा होता है। अब इसके बाद में इस चैप्टर में कुछ विशेष प्रश्न उत्तर जो हैं उनके बारे में अध्ययन हम कर लेते हैं, या उन प्रश्न उत्तरों के जो प्रश्न जो दिए हुए हैं उनके उत्तर जो है वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर और किसी भी चैप्टर में हमने प्रश्न उत्तर नहीं पढ़े, लेकिन इसमें कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनका नाम पूछ लिया जाता है या नाम दिया हुआ होता है, उनके सूत्र पूछ लिए जाते हैं, तो उस तरह के कुछ प्रश्न जो हैं उनको यहीं पर हम देख लें। वैसे तो ये उदाहरणों में लगभग आ चुके हैं, कुछ उदाहरण जो हैं जो प्रश्नों के रूप में दिए गए हैं उनको यहाँ पर हम और देख लेते हैं। इनमें जैसे प्रश्नों के आधार पर हम देखें जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हैं, टोटल कुल मिलाकर इसमें 39 प्रश्न है, उसमें से छोटे बड़े सारी तरह के प्रश्न हैं। जैसे एक दूसरा प्रश्न जो है वो ये दिया है C5H10, C5H10 इसका नाम पूछा है। अब यहाँ पर इसके आधार पर यदि हम देखें तो इसके नाम में हम देखें कार्बन कितने हैं, सूत्र के आधार पर नाम लिखना होता है तो हमें पहले कार्बन की संख्या का पता लगना चाहिए। कार्बन की संख्या का यहाँ पर पता लग रहा है, कार्बन है इसमें 5 कार्बन के लिए जो पूर्व लग्न आता है वो होता है पेंट, और फिर उसके बाद में इसकी श्रेणी का पता लगाना है, ये कौन सी श्रेणी का है। इसके आधार पर बताया था
कार्बन की संख्या जितनी भी है, हाइड्रोजन की संख्या या तो उससे दुगुनी होगी, या उससे 2 ज्यादा होगी, या उससे 2 कम होगी। यदि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगुने से 2 ज्यादा है तो वो एल्केन है, यानी एकल बंध वाला यौगिक है। उसमें एन की ध्वनि आएगी या एन आएगा अनुलग्न। यदि पूरे पूरे दुगुने हैं तो ईन श्रेणी है, और यदि दुगुने से 2 कम है तो आइन श्रेणी है। ये 3 ही संभावनाएं हैं। यहाँ पर देखिए 5 दूने 10, पूरे पूरे दुगुने हैं तो दूसरी श्रेणी यानी ईन लगा दिया, पेंट प्लस ईन यानी पेंटीन। तो ये यौगिक जो है वो पेंटीन यौगिक है। इसके अलावा और प्रश्न जो है उनमें हम देख लेते हैं। जैसे तीसरा प्रश्न जो है वो दिया है कि एक यौगिक दिया है, क्लोरोफ्लोरो यौगिक है, जिसका नाम दे रखा है फ्रियोन 11, या इसे हम देखें तो दूसरे तरीके से यूं भी लिख सकते हैं फ्रियोन 011, क्योंकि फ्रियोन के आगे 3 संख्याएं लिखी जाती हैं। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या z होती है। अब इसमें पूछा यह है कि उसका सूत्र लिखिए। तो नाम के आधार पर सूत्र या सूत्र के आधार पर नाम कैसे लिखे जाते हैं वो आपको बताए थे। अब देखें, जैसे सूत्र दिया हुआ हो तो उसके आधार पर नाम लिखना हो तो पहले फ्रियोन नाम लिखते हैं, फिर x, y, z ये लिखते हैं। x का मतलब होता है कार्बन -1, जितने भी कार्बन है उसमें से 1 घटाकर लिखें। y का मतलब होता है हाइड्रोजन +1, और z का मतलब होता है फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। अब हमें यहाँ पर ये तो काम में लेते हैं तब जब सूत्र दिया हुआ हो और नाम पूछा हो। हमें तो नाम दे रखा है, सूत्र पूछा है, तो उसके लिए ये काम में लेंगे C कितने होंगे, H कितने होंगे, F कितने होंगे, इनका पता लगाना है। अब यदि x बराबर C -1 है तो C बराबर हो जाएगा x + 1, सीधा सा है, गणित में आप पक्षांतरण करते हो उसके अनुसार है। y बराबर h + 1 होता है तो h बराबर हो जाएगा y -1, ठीक है। ये h इस ओर आएगा, ये y इस ओर आएगा, या ये कह सकते हैं h यहीं रखें, एक को इस ओर ले जाएं तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। और z बराबर f है तो सीधा सा उल्टा यूं भी लिख सकते हैं, f बराबर क्या होगा z। अब इसके बाद में ये ध्यान में रखें कि ये जो है वो एल्केन के व्युत्पन्न होते हैं। 1 कार्बन वाला एल्केन होता है CH4 मेथेन, 2 कार्बन वाला एल्केन होता है C2H6, इसको कहते हैं एथेन। यानी यदि कार्बन 1 हो तो हाइड्रोजन 4 होंगे, कार्बन 2 हो तो हाइड्रोजन 6 होंगे। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक बनते कैसे हैं? उसमें से हाइड्रोजन तो हट जाते हैं और हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़ जाते हैं। सूत्र में लिखना है तो कितने क्लोरीन कितने फ्लोरीन जुड़े हैं उनका पता लगाना होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखें, हाइड्रोजन की संख्या और क्लोरीन और फ्लोरीन की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ इस आधार पर देखें, जैसे C ये दे रखा है फ्रियोन 011, इसमें x बराबर 0 है, x का मान यहाँ 0 है, तो कार्बन कितने इसमें 0 + 1, तो कार्बन है इसमें 1, ठीक है। सूत्र लिख रहे हैं। अब हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन y का मान है यहाँ पर 1, दूसरी संख्या 1 है और ये y है। अब h बराबर कितना होगा? y -1 यानी 1 - 1 यानी 0, हाइड्रोजन इसमें 0 है, तो 4 हाइड्रोजन होने चाहिए थे यदि कार्बन 1 हो तब, लेकिन चारों के चारों को हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब इनके स्थान पर क्या है? क्लोरीन और फ्लोरीन ही है। फ्लोरीन होता है Z, यानी Z जितने भी हैं, तीसरी संख्या जो भी है वो फ्लोरीन की संख्या है, तो इसमें फ्लोरीन 1 है, 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं होती है लेकिन हम लिख देते हैं। और फिर बचे क्लोरीन। अब हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, कार्बन यदि 1 हो तो ये तीनों मिलाकर कितने होने चाहिए? 4। हाइड्रोजन 1 है, फ्लोरीन 1 है, तो इसका मतलब बचे हुए 3 जो है वो क्या है? क्लोरीन ही है। अब इसका सूत्र सही रूप में यूं लिख दें, CH0 है तो छोड़ दें FCl3, ये यौगिक है, तो इसका सूत्र ये है। एक और उदाहरण से हम देख लेते हैं, जैसे यौगिक का नाम दिया हुआ हो फ्रियोन 113, फ्रियोन 113। अब इसमें कार्बन कितने हैं? x + 1, x है यहाँ पर 1 + 1 यानी कार्बन 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? y -1, y है 1 - 1 यानी हाइड्रोजन है 0। अब फ्लोरीन कितने हैं? तीसरी संख्या फ्लोरीन होती है, तो फ्लोरीन है यहाँ पर 3। अब बचे हुए क्लोरीन होंगे। अब कितने में से बचे हुए? 2 कार्बन हो
तो हाइड्रोजन होते हैं 6 एल्केन में, एथेन में। अब ये H, F और Cl मिलाकर 6 होंगे, H 0 है, F 3 है, तो 3 बचे हुए जो है वो क्या है, यहाँ पर क्लोरीन है। और इसका सूत्र यूं लिखेंगे, C2H लिखने की जरूरत नहीं है, F3Cl3, ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो इस तरह से नाम के आधार पर सूत्र जो है वो लिख दिया जाता है। इसके बाद में आगे एक और प्रश्न जो है वो दिया हुआ है, एक यौगिक दे रखा है, उसका IUPAC नाम जो है वो पूछा है। ये यौगिक जो है इसकी संरचना बना रखी है यहाँ पर, और इसकी संरचना जो है वो इस प्रकार से दे रखी है, CH2, ये है प्रश्न संख्या 8, IUPAC नाम इसका पूछा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। अब इस Cl को यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो, बात तो एक ही है। अब कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला देखें तो ये 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई, ये है प्रतिस्थापी समूह है, ठीक है। अब इसको नंबर देंगे, वैसे तो नंबर दिया जाता है प्रतिस्थापी समूह वाले कार्बन को सबसे कम संख्या मिले इस तरह से, लेकिन द्विबंध या त्रिबंध हो तो उसको ध्यान में रखकर उसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो नंबर देने का तरीका, सही तरीका ये होगा 1 2 3, यहाँ पर कार्बन द्विबंध जो है उसको नंबर 1 मिल जाता है, यहाँ पर द्विबंध होता इस ओर से देखें तो द्विबंध आता दूसरे नंबर पर, यहाँ है पहले नंबर पर ही, तो ये सही तरीका होगा। अब नाम लिखें, नाम लिखते हैं तो पहले प्रतिस्थापी समूह का नाम, प्रतिस्थापी समूह है इसमें क्लोरो, कहाँ पर है स्थिति वो और दिखा दें, नंबर 3 पर, तो 3 क्लोरो। और उसके बाद में है ये एथीन, ये है प्रोपीन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब प्रोपे, द्विबंध है इसलिए इन। अब इन समूह है, इन बंध कहाँ पर है, नंबर 1 पर, तो 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, ये इसका नाम है हो जाएगा। इसके बाद में कुछ और यौगिक दे रखे हैं, जैसे 25वां क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, 25वां क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि IUPAC नाम और एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र जो है वो लिखना है। इसका 3 यौगिक हैं, C5H12, C5H12। दूसरा जो यौगिक दे रखा है वो है C4H8, और तीसरा जो यौगिक है वो दे रखा है C3H4। इनके नाम लिखने हैं और इनका सूत्र लिखना है। पहले सूत्र दिया हुआ हो तो उसके आधार पर नाम कैसे लिखते हैं, तो इसमें जैसे ये लिखा था वैसे ही है, कार्बन 5 है इसलिए क्या लिख देंगे, पेंट। लेकिन देखें हाइड्रोजन की संख्या 5 दूनी 10, ये 2 12 है, यानी दुगुने से 2 ज्यादा है, दुगुने से 2 ज्यादा आने का मतलब इसमें एन लगाएंगे, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, तो ये पेंटेन है। अब इसमें देखें इसका नाम लिखें, कार्बन है इसमें 4 हैं तो लिख देंगे ब्यूट। हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8, पूरी पूरी दुगुनी, दुगुनी होने का मतलब दूसरी श्रेणी यानी लगाएंगे इन, तो नाम ये हो जाएगा इसका ब्यूटेन, उत्तर में ये आएगा। इसमें देखें कार्बन 3 तो लिख देंगे हम प्रोप, और उसके बाद में हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी 6, ये है 4 यानी 2 कम तो लगाएंगे इसमें आइन, और पूरा नाम एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपाइन, ये लिख दिया। अब इनके सूत्र लिखें, 5 कार्बन हैं, 5 कार्बन जोड़ बना दिए, एन है यानी सब जगह एकल बंध है, ठीक है। और अब हाइड्रोजन कितने हैं उनकी संख्या लिखनी है, तो कार्बन की संयोजकता पूरी कर दो 4। ये कार्बन जो है इसकी एक संयोजकता तो पूरी है, 3 बच गई तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसमें 2 संयोजकताएं पूरी हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ गए। इसमें 2 संयोजकताएं पूरी, 2H 3H जोड़ दिए। ये इसका संरचनात्मक सूत्र हो गया। ब्यूटेन का संरचना सूत्र या C4H8 का सूत्र लिखें, कार्बन कितने 4, दुगुणे यानी दूसरी श्रेणी यानी द्विबंध, तो किसी एक जगह पर द्विबंध लगा दो, यहाँ एक जगह लगाना है, सब जगह नहीं। तो एक जगह जैसे मान ली यहाँ लगा दिया, बाकी जगह एक कलबंध आएगा, ठीक है। यदि डाई ब्यूटेन ऐसे लिखा हो तो 2 जगह लगाते, लेकिन यहाँ एक ही जगह लिखा है इसलिए ये हमने लगा दिया एक जगह पर द्विबंध। अब संयोजकता पूरी कर दें, इसमें 3 जोड़ दें क्योंकि एक ही पूरी है, इसकी 3 तो पहले से पूरी हैं, 1 जोड़ दो, इसकी भी 3 पूरी हैं, 1 और जोड़ दो, इसमें 1 पूरी है, 3 जोड़ दिए, ये हो गया ब्यूटेन, ठीक है। वैसे एक्चुअल में सही नाम होता है इसका, दूसरे नंबर पर है ब्यूटेन, तो ये 2 ब्यूटेन है, यहाँ होता तो 1 ब्यूटेन होता।
इसके बाद में प्रोपाइन, प्रोप यानी 3 कार्बन, आइन या दुगुने से 2 कम यानी त्रिबंध। तो एक जगह त्रिबंध लगा दो, या तो यहाँ या यहाँ, ठीक है। एक जगह त्रिबंध लगा दिया तो एक जगह एकल बंध आएगा। अब संयोजकता पूरी कर दें। इस कार्बन की 3 तो हो चुकी हैं, इसके आगे 3 बंध है तो 3 हो चुके हैं, एक बची H लगा दिया। इसकी 4 पूरी हैं और इसके एक ही है, 3 कम है इसलिए CH3 जोड़ दिया। ये हो गया प्रोपाइन, या इसको 1 प्रोपाइन भी कह सकते हैं क्योंकि त्रिबंध पहले कार्बन पर है। इसके बाद में आगे 33 का जो प्रश्न दे रखा है उसके बारे में हम देखते हैं। उसमें IUPAC नाम जो है वो पूछे हैं। IUPAC नाम जो है वो पूछे किसके हैं? पहला यौगिक है आइसो ऑक्टेन। अब देखें इसमें क्या होगा। आइसो शब्द आ गया, आपको बताया था आइसो का मतलब होता है, आइसो नाम पढ़ते ही ये लिख दो CH3 CH से जुड़े हुए, इसका मतलब ही आइसो होता है, ठीक है। अब आगे देखो क्या नाम दे रखा है, क्या ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, क्या नाम दे रखा है। जैसे इसमें ऑक्टेन दे रखा है तो ऑक्टेन का मतलब होता है 8 कार्बन। अब यूं नहीं कि आगे 8 कार्बन जोड़ो आप, आइसो में 3 कार्बन तो देखो आ ही चुके हैं। अब ऑक्टेन के अनुसार 8 कार्बन होने चाहिए, तो 3 ये आ गए, बच गए जितने उतने कार्बन जोड़ोगे। तो 3 आ गए तो ऑक्ट यानी 8 में से 3 तो आ गए, 5 बचे, तो 5 कार्बन इसके साथ में जोड़ दो और इनकी संयोजकता पूरी कर दो एकल बंध लगाकर। CH2 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 CH3 ये हो गया। अब इसका हमें नाम लिखना है। IUPAC नाम लिखते हैं, ये आइसोपेंटेन ऑक्टेन ये नाम नहीं है, ये इसका रूट नाम है। IUPAC नाम लिखना है। तो मुख्य श्रृंखला का चयन किया, मुख्य श्रृंखला से जो बाहर रह गया वो प्रतिस्थापी समूह है। फिर इसको नंबर दिया, जिस ओर से प्रतिस्थापी समूह को नंबर कम मिले उस ओर से 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबरिंग कर दी। अब प्रतिस्थापी समूह है उसका नाम लिख दो। पहले प्रतिस्थापी समूह यहाँ पर है मेथिल, तो मेथिल लिख दिया। कितने नंबर पर है? 2 पर, तो 2 मेथिल। और फिर उसके बाद में कार्बन गिनो कितने हैं, ऑक्टेन से कंफ्यूज नहीं हो कि 8 हैं, इसमें कार्बन 7 ही हैं। एक कार्बन तो प्रतिस्थापी समूह के रूप में मुख्य यौगिक से बाहर निकल गया, तो IUPAC में तो उसकी गिनती नहीं करेंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन 7 हैं, 7 का मतलब होता है हेप्ट, तो हेप्ट लिख दिया और एकल बंध है इसलिए एन लिख दिया। तो 2 मेथिल हेप्टेन इसका रूट नाम होता है आइसोऑक्टेन। अगला यौगिक इसमें देखें, अगला यौगिक जो है उसकी संरचना दे रखी है ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2। तो मुख्य श्रृंखला का चयन करो जिसमें द्विबंध हो, तो या तो ये या ये नहीं होगी क्योंकि इसमें तो एकल बंध है, तो एक मान ली हमने ये है। अब इसमें नंबर देंगे, नंबर द्विबंध को कम मिलना चाहिए, इस ओर से दें तो पहले पर ही आ गया, इस ओर से दें तो दूसरे पर आएगा, तो नंबर इस ओर से देंगे 1 2 3। अब नंबर देने के बाद में इसका नाम लिखेंगे, तो नाम में पहले तो लिखेंगे प्रतिस्थापी समूह का नाम जो मेथिल है। कितने नंबर पर है? मेथिल है 2 पर, तो हो गया 2 मेथिल, ठीक है। फिर उसके बाद में कार्बन कितने हैं, मुख्य यौगिक का नाम लिखो, इसमें कार्बन है कुल मिलाकर 3, तो इसलिए लिख देंगे प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो इन। अब ये इन यानी द्विबंध जो है वो कहां पर है उसकी स्थिति और दिखाओ, नंबर 1 पर है तो वो पहले लगा दिया, तो ये हुआ 2 मेथिल 1 प्रोपीन। 2 मेथिल 1 प्रोपीन के बाद में अगला जो यौगिक है उसको देखें। अगला यौगिक दे रखा है नियोपेंटेन। तो तीसरा यौगिक है वो है नियोपेंटेन। नियो ये आइसो का मतलब ये था, नियो का मतलब क्या होता है, ये बार बार बताया, इसमें कई बार आ चुका है ये CH3 एक ऐसा कार्बन जिससे 3 मेथिल समूह हों। आइसो एक ऐसा कार्बन जिससे 2 मेथिल समूह जुड़े हों। नियो का मतलब एक ऐसा कार्बन जिससे 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। और फिर आगे इसमें कार्बन की श्रृंखला जोड़नी है। पेंटेन यानी कितने कार्बन? 5। नियो में 4 तो आ गए, 5 में से 1 कम बचा, वो यहां पर CH3 एक कार्बन जोड़ दिया, ठीक है। अब इसका नाम दे तो मुख्य श्रृंखला 3 कार्बन की है,
दूसरे कार्बन पर ये दो प्रतिस्थापी समूह हैं, इन प्रतिस्थापी समूह का नाम है मेथिल। अब दो हैं तो इनके लिए पहले क्या लगाएंगे, डाई, ये डाई मेथिल हैं। अब कहां पर है, नंबर 2 पर, 1 2 3, इस ओर से दें तो भी 2 पर है, तो 2 2 2 पर 2 मेथिल हैं, तो 2 2 डाई मेथिल, और फिर मुख्य यौगिक में है कार्बन 3 इसलिए प्रोप, और एकल बंध इसलिए एन, तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, यही नियोपेंटेन होता है। इसके बाद में एक और यौगिक जो है वो दे रखा है, इसकी संरचना देखें, CH3 यहां पर जोड़ रखा है BRA, यहां पर जोड़ रखा है Cl, ये यौगिक जो है वो इनमें जोड़ रखे। अब इसमें मुख्य श्रृंखला जो है वो 4 कार्बन की ये बनी है, बाहर रह गए ये प्रतिस्थापी समूह है, एक Br और एक Cl, Br यानी ब्रोमो, Cl यानी क्लोरो, तो इनका नंबर देंगे। अब देखो नंबर उस कार्बन को कम मिलेगा जिस कार्बन पर एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो। अब प्रतिस्थापी समूह वाले कार्बन को कम नंबर मिले, अब इसमें नंबर दें, मान लो इस तरफ से 1 2 3 4, तो प्रतिस्थापी समूह दूसरे पर आ रहा है, इस ओर से दें तो भी दूसरे पर आ रहा है, यानी स्थिति सेम आ रही है। तो अब हमें जाना पड़ेगा अगले नियम पर। अगला नियम ये कहता है कि दो अलग अलग प्रतिस्थापी समूह है, दोनों ओर से समान नंबर पर आ रहे हैं, ये इस ओर से दूसरे पर, ये इस ओर से दूसरे पर है, तो उस स्थिति में हम उस प्रतिस्थापी समूह है वाले कार्बन को कम नंबर देंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो। अब अंग्रेजी में बी ब्रोमो यानी बी, क्लोरो यानी सी, बी पहले आता है इसलिए कम नंबर इसको मिलेगा, तो नंबरिंग इस ओर से देंगे 1 2 3 4। अब इसका नाम ले दें, प्रतिस्थापी समूह एक तो है ब्रोमो, ये है नंबर 2 पर 2 ब्रोमो, नंबर 3 पर है क्लोरो तो 3 क्लोरो, और मुख्य यौगिक जो है उसमें कार्बन है 4, तो इसलिए इसका नाम लिख देंगे ब्यूट, और एकल बंध है इसलिए एन, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अब इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उस पे हम आते हैं। अगला अंतिम प्रश्न में जो 39 का प्रश्न है वो दिया है, उसमें कुछ यौगिकों के नाम लिख रखे हैं और संरचना पूछी है। अब नाम के आधार पर संरचना या सूत्र जो है वो कैसे लिखा जाएगा, तो उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें 5 यौगिक जो हैं वो दे रखे हैं। एक दे रखा है नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन दे रखा है तो इसमें सीधा सा है, इसका तो अभी बताया था, ये रहा नियो यानी एक ऐसा कार्बन जिस पर 3 मेथिल जुड़े हों, ये 3 जुड़े हों, ये नियो है। और इसके आगे पेंटेन यानी कुल 5 कार्बन होने चाहिए, 4 तो आ गए, एक और जोड़ दें, ये नियोपेंटेन है। अगला यौगिक इसमें दे रखा है आइसोपेंटेन, सॉरी अंग्रेजी में लिख दिया, हिंदी में आप ध्यान में रख लोगे, एक ही बात है। आइसोपेंटेन यानी आइसो का मतलब होता है एक ऐसा कार्बन जिसमें 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हों, ये आइसो है, ठीक है। अब पेंटेन यानी 5 कार्बन, तो 3 तो आ गए, 2 बच गए, CH2 CH3, ये हो गया आइसोपेंटेन का सूत्र। नाम इसका क्या होगा, 4 कार्बन की श्रृंखला, मेथिल नंबर 2 पर 2 मेथिल ब्यूटेन, ये इसका नाम होता है, IUPAC नाम। एक लिखा है 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, तीसरा यौगिक 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इसमें पहले तो मुख्य यौगिक को लिखो, मुख्य यौगिक का हमें सूत्र लिखना है, तो उसमें प्रोपेन नाम दे रखा है, तो प्रोपेन यानी कितने कार्बन, 3, और एंड लगा रखा है, मतलब सब जगह एकल बंध है, ठीक है। अब सीधे हाइड्रोजन नहीं जोड़ने, प्रतिस्थापी समूह यदि उपस्थित हो तो प्रतिस्थापी लिखो। प्रतिस्थापी है क्लोरो, तो हमें क्लोरो जोड़ना है, कहां जोड़ना है, नंबर 1 और 3 पर। अब नंबर हमें सूत्र के आधार पर नाम नहीं लिखना, सूत्र दिया हुआ तो उसके अनुसार हमें नंबर देना पड़ता है। यहाँ तो हमें सूत्र बनाना है तो अपने अनुसार हम नंबर दे सकते हैं, 1 2 3। नंबर 1 पर क्लोरो जोड़ दो, नंबर 3 पर क्लोरो जोड़ दो, ये हो गया डाइक्लोरो। अब हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन जोड़ दो इससे, इस कार्बन की 2 संयोजकताएं तो पूरी हो गई, एक Cl ने पूरी कर दी, एक इस C ने पूरी कर दी, 2 बची, H जोड़ दिए, इसकी 2 पूरी हैं,
2 H जोड़ दिए, इसके 2 पूरे हैं, ये जोड़ दिए। ये हो गया 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। एक अगला और यौगिक देखते हैं 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। नंबर 4 यौगिक है ये 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। तो पहले कार्बन कितने मुख्य यौगिक में वो लिखो। हेक्स यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं। इनके बीच में एन यानी सब जगह एकल बंध लगा दो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में इसको नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6, ताकि हम प्रतिस्थापी समूह उनकी स्थिति के अनुसार जोड़ सकें। नंबर 3 पे है एथिल, तो ये है 3 नंबर, इस पे एथिल जोड़ दो, एथिल ये होता है CH2 CH3। नंबर 4 पे है मेथिल, मेथिल होता है CH3, ये जोड़ दिया। अब बच गया हाइड्रोजन। तो मुख्य यौगिक में जो संयोजकता पूरी नहीं हुई जिस कार्बन की, उतने हाइड्रोजन जोड़ दो। इसमें 3 कम है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ H2, यहाँ 1 कम है, इसमें 1 2 3 तो पूरी हो चुकी है, 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, 2 पूरी हैं 2 हाइड्रोजन, ये CH3। इस तरह से इनको जोड़ दिया। ये हो गया 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। इसके बाद में एक अंतिम यौगिक और देखें 3 मेथिल ब्यूटेन। अब 3 मेथिल ब्यूटेन जो है, इसकी संरचना या सूत्र जो है वो हम लिखते हैं। पहले यौगिक का नाम लिख देते हैं 3 मेथिल 1 ब्यूटेन। तो 3 मेथिल 1 ब्यूटेन, ठीक। 5वां यौगिक है, इसमें मुख्य यौगिक है ब्यूटेन। तो ब्यूट यानी 1 2 3 4 कार्बन जोड़ दिए। अब है इन, इन का मतलब है द्विबंध, और वो कहां पर है, संख्या लिखिए 1। तो 1 नंबर पे द्विबंध है, नंबर दे दो 1 2 3 4। तो 1 नंबर पर द्विबंध लगा दो, बाकी जगह एकल बंध है। फिर ये प्रतिस्थापी समूह जो है उसको जोड़ें, वो है मेथिल। मेथिल है नंबर 3 पे, ये है 3 नंबर, इस पे मेथिल यानी CH3 जोड़ो, ये हो गया। अब हाइड्रोजन के द्वारा संयोजकता पूरी कर दो। इसकी 2 तो हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसकी 3 तो हैं, 1 कम है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसकी भी 3 पूरी है तो 1 हाइड्रोजन ये जोड़ दिया, और इसकी 1 ही पूरी है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिए। ये हो गया 3 मेथिल 1 ब्यूटेन। तो इस तरह से जो भी यौगिक वगैरह हमने पढ़े हैं, या ये अपना जो चैप्टर पढ़ा है वो पूरा हुआ, और इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं साथ में वो भी हमने कर लिए। इसके बाद में हम आगे अगला जो लेसन है वो शुरू करेंगे। यहाँ तक हमने केमिस्ट्री से संबंधित 4 जो पार्ट हैं, पार्ट संख्या 5 6 7 8, वो सारे पढ़ लिए हैं। फिर हम बायोलॉजी से संबंधित चैप्टर, पहला जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे, जिसमें ज़्यादातर थ्योरी है। तो उसके बारे में समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, उनको किताब में नोट कर ले, कैसे याद करना है वो आपको बता देंगे, किस तरह के प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं उसके अनुसार। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।